हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री देखेंगे। हम पूरा हिस्ट्री देखेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे सीटेट के लिए। तो शुरू करते हैं। क्लास 6 की मैंने पहले ही बना दिया और ज्योग्राफी की क्लास 6 7 की हो चुकी है। तो फिर शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। मानचित्र देखो, अरब भूगोलवेता जो थे अल इद्रीसी ने 1154 में बनाया था मानचित्र को। या यहाँ जो नक्शा दिया गया था वो उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। इस समय चीजों की जानकारी का अभाव था, मतलब उस टाइम पे जब बना था 1154 में अल इद्रीसी ने बनाया था, तो हर चीजों की जानकारी जो थी बहुत कम थी। और मानचित्र बनाने का तकनीक था, मतलब मानचित्र बनाने का तकनीक जो था, जिसके कारण ये मानचित्र उल्टा दर्शाया गया था। उल्टा यानी कि जो ये श्रीलंका है ना, श्रीलंका हमेशा नीचे होता है भारत के, तो इसको इन्होंने ऊपर दर्शा दिया था। मानचित्र जो दो है दूसरा वाला, फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। इस समय मानचित्रकार बनाने का तकनीक में काफी बदल गई थी, क्योंकि देखो 1154 से लेकर 1720 में काफी, मतलब जैसे देखो टाइम बदलता जाता है तो ये होता रहता है कि मतलब काफी चीजें डेवलप हो गई थी, तो इन्होंने अच्छे से बनाया। ये मानचित्रकार लगभग 600 वर्ष, मतलब 600 वर्ष बाद बनाया गया। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। नई और पुरानी शब्दावली जैसे ऐतिहासिक अभिलेख के इस कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। ये भाषाएं भी समय के साथ बहुत मतलब बदलती रही। देखो नई और जो मतलब मानचित्र बनी थी, तो ये टाइम के साथ लैंग्वेज इसको चेंज होती रही। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज ही देखो उदाहरण के लिए जैसे अपने देश का नाम लीजिए हिंदुस्तान, आज हम ऐसे हिंदुस्तान राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार कौन था, मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। देखो ये क्वेश्चन पूछता है कि 13वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इतिहासकार जो था मिनहाज सिराज ने। और उसका मतलब अर्थ क्या था हिंदुस्तान का, मतलब जो एरिया पंजाब का था, हरियाणा का और गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र था, बस इतना था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में आता था। हिंदुस्तान शब्द दक्षिण भारत के समावेश में कभी नहीं हुआ। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। मगर भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। देखो हिंदुस्तान शब्द से मतलब हमारा देश होता है ना, उस टाइम पे कोई भी राजनीतिक और आर्थिक चीज नहीं जुड़ा था। मानो किसी गांव में आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। देखो उस टाइम पे क्या होता था ना, अनजान व्यक्ति देखो हम अभी किसको मानते हैं, विदेशी जो अलग देश से आते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो अनजान व्यक्ति होते थे, मतलब दूसरे गांव के लोग हो गए, अगर उस जगह पे आते थे उनको हम विदेशी कहते थे। स्रोत देखते हैं, इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि इस क्लास 7 के में जो है इसमें पढ़ेंगे। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेख के मतलब भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया, मतलब इस टाइम पे क्या होता गया, कागज जो था वो सस्ता होता गया, बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करो खाते मतलब लिखने लगे। मतलब उसके पहले एंशिएंट टाइम पे क्या होता था, ये लोग पांडुलिपि में लिखते थे, लेकिन अब कागज जो था वो मिलने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करती थी। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय, मतलब देखो इन पांडुलिपि जो थे पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों के तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग जो है कठिन है, क्योंकि ऐसे लैंग्वेज में लिखे हैं जो समझ में ही नहीं आए और चित्र बने हुए हैं। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह 700 से लेकर 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे मतलब भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि पूरे काल में बड़े पैमाने और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। देखो हड़प्पा सभ्यता से लेकर अभी तक में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता गया है। इस काल में अलग अलग समय पर नई नई प्रौद्योगिकी दर्शन होते गए, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चक्के, युद्ध में आग्नेयास्त्र, बारूद वाले मतलब हथियार वगैरह यूज होने लगे थे। बाबर जब आया था तब इसे मतलब कि यहाँ पे यूज होने लगा था, जो मतलब कि
जब बाबर आया था यहाँ पे तो उसने तोपों का प्रयोग किया था, तो वैसे बारूद वगैरह वाली चीज़ें जो है यूज़ होने लगी थी। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आलू मतलब क्या, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसल उन लोगों के साथ आए जो विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी रहा है। अब हम राजपूत के बारे में देखते हैं। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपूत मतलब पड़ा, अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, राजा का पुत्र। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था। देखो हमने ऋग्वेद वगैरह में पढ़ा था, उस टाइम पे जो मतलब योद्धा वगैरह होते थे वो राजपूत होते थे, जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। जो देखो वर्ण बटा हुआ था ना, सबसे पहले ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, फिर क्या कहते हैं वैश्य थे, उसके बाद लास्ट में जो शूद्र आते हैं वो थे। क्षेत्र और साम्राज्य, इस काल में राज्यों के अंतर्गत कई सारी क्षेत्र मतलब आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से लेकर 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसके एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। मतलब कि गयासुद्दीन बलबन जो था उसकी मतलब एक प्रशस्ति में उसे बताया गया कि वो एक विशाल साम्राज्य का शासक था, जो पूर्व में बंगाल, गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़ आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात आदि मतलब ये सब प्रदेश आते थे। 700 तक के कई क्षेत्रों अपने अपने भौगोलिक आयाम तक मतलब तय कर चुके थे। उनकी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं जो थी स्पष्ट हो गई थी। मतलब कि यहाँ के लोग जो होंगे इनकी ये सांस्कृतिक होगी, जैसे अभी मतलब साउथ साइड में तमिल वगैरह, कन्नड़ वगैरह बोले जाते हैं, इधर साइड में हम लोग की तरफ हिंदी। तो इस तरह से पुराने और नए धर्म, देखो पुराने और नए धर्म के बारे में देखते हैं। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। जैसे धार्मिक परिवर्तन मतलब बहुत आए, जैसे टाइम टू टाइम चेंज होते गए। वैदिक काल से लेके अभी मतलब 700 से लेके ये 1750 तक का है। इसमें वैदिक तत्व में लोगों का आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक भी होता था। मतलब कभी कभी देखो नॉर्मल एक व्यक्ति भी मानता था और आमतौर पे मतलब एक संगठन जो था वो भी मानता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती है। जैसे जैसे इन समुदाय का सामाजिक संसार मतलब कि संसार बदलता गया, वैसे वैसे इन आस्थाओं में भी परिवर्तन जो है वो आता गया। हिंदू धर्म के बारे में देखते हैं। आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व, मतलब ये सब जो ब्राह्मण थे उनका महत्व बढ़ता गया है, ये सब आते थे। संरक्षक जो थे, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था, क्योंकि इन्हें संस्कृत का मतलब कि ज्ञान होता था और इन्होंने ही वर्ड को बांटा था, अपने को ऊपर रखे थे, फिर क्षत्रिय आते थे, फिर उसके बाद वैश्य, फिर लास्ट में जो शूद्र आते थे। यही युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान देखो, कुरान शरीफ का संदेश भारत में 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। देखो याद रखना, कुरान शरीफ का भारत में कब पहुंचा? 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासी के जरिए मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह, मतलब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ये लोग, इनके जो मतलब बुक है, जैसे हमारा गीता पवित्र, वैसे मुस्लिम लोग हैं जो उनका क्या है, कुरान है। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, मतलब कि केवल एक भगवान होते हैं इनके। इस्लाम विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्रियों उलेमा को संरक्षण देते हैं। मतलब कि उलेमा जो होता है उसको संरक्षण देते थे उस टाइम पे। इस्लाम के अनुयायी जो थे, कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब तथा कुछ सुन्नी थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मानते थे। देखो यही सबसे क्वेश्चन आता है, मतलब कि इनकी पवित्र बुक क्या है, कुरान है। उसके बाद से कौन कौन मतलब कि मानते थे उलेमाओं को, मतलब पहले लोग मानते थे। और इस्लाम के कुछ अनुयायी जो थे उनको क्या बोलते, जो पैगंबर साहब को मानते थे उनको क्या बोलते थे, शिया। और जो सुन्नी थे वो पैगंबर साहब के दामाद अली को मतलब मानते थे, मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार, इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरफ नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते, बल्कि कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। ये भी पूछ लेगा कौन कौन सा था, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश ये पूछ लेता है।
यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल में विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार जो है आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है राजा और उनके राज्य। 7वीं 12वीं शताब्दी के प्रमुख राजवंश पाल, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चौहान, चोल वंश, ये सब आदि थे। ये सब 7वीं से लेकर 12वीं के बीच में ये लोग थे। देखो ये आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कन्नौज त्रिपक्षीय युद्ध किनके किनके बीच हुआ था ना, तो ये देखो 3 वंशों के बीच में हुआ था। पाल के बीच में हुआ था, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के इन तीनों के बीच में हुआ था। पाल और प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच में त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था कन्नौज में राज करने के लिए हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपना महंत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। ये लोग इतना ज़्यादा इनके पास हर चीज़ हो जाता था कि ये लोग सोचते थे कि हम अपना अलग राज्य बनाएं। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। राष्ट्रकूटों का था शुरुआत में वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। कि ये चालुक्य के जो राजा थे उनके अधीनस्थ थे। फिर बाद में ये लोग अपने सामंत तो थे, बाद में इनके पास इतना पैसा वगैरह हो गया कि इन्होंने अपने अलग से राज्य का निर्माण कर लिया। राज्यों में प्रशासन। नए राजाओं में से कईयों ने महाधिराज कि महाराजा धीराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और ऐसी तरह की अन्य भारी भरकम साथी किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। देखो महाराजा धीराज की उपाधि जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी धारण की थी। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दांशतः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते हैं। मिसाल के लिए सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। राजा जो होते थे लोग प्रायः ब्राह्मणों को ही भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। धन के लिए युद्ध। प्रत्येक शासक राजवंश का आधार पर कोई क्षेत्र विशेष था, वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर, जैसे अभी हमने आपको बताया त्रिपक्षीय युद्ध के बारे में। देखो यहाँ पे गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण करने के लिए आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकार ने इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। अफगानिस्तान के गजनी, देखो यहाँ गजनी होगा, रजनी लिखा है। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद 997 से लेकर 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भाग, ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। कि निशाने ये अपना निशाना किसको बनाता था? संपन्न मंदिर पे, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन हुआ उसको उठा ले गया। ऐसा इसने बहुत बार यहाँ पे लूटा है मंदिरों को, और गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था उसने इतना ज़्यादा लूटा, यहाँ से बहुत सारे सामान लेके गए थे यहाँ, कि जो सोने जेवरात ये सब थे। इसका बहुत बड़ा हिस्सा कि गजनी में वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। अलबरूनी, देखो अलबरूनी किताब उल हिंद में सुल्तान महमूद का लेखा जोखा लिखा है। पहली बात तो ये पुस्तक पूछ लेगा। अलबरूनी जो था, इसकी पुस्तक का क्या नाम है? अल हिंद, इसने ही लिखा था। चाहमान जो थे, जिनको चौहान कहा जाता था, अपने आप को चौहान बोलते थे। पृथ्वीराज चौहान जो थे ना, इसी चाहमान वंश के राजा थे। पृथ्वीराज चौहान ने, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया था। इसको तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और इसमें पृथ्वीराज चौहान कि जीत गए थे, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में वो हार गए थे मोहम्मद गोरी के हाथ। वो भी कि जयचंद की वजह से, वरना ये हारते नहीं।
चोल राज्य। कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। मतलब कि कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम का एक प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महंत थे। मतलब कि जैसे कांचीपुरम के जो पल्लव राजा थे उनके महंत, यानी फिर सामंत आप बोल सकते हैं। उड़यार के चोलवंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजय याले ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां क्या किया, तंजावुर शहर और निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर बनवाया था। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लवों के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल व शासक माना जाता है, राजराज प्रथम जो था सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। 985 में राजा बना और उसी ने इनमें ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने अधिकार का मतलब किया, नियंत्रण किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। उसका जो पुत्र था राजराज का, राजेंद्र प्रथम, उसने उसकी अपने मतलब जो अपने उसके पिताजी थे उसकी नीतियों को जारी रखा। उरियूर से तंजावुर तक उसने किया, उरियूर से तंजावुर तक भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए। तंजावुर और गंगोट चोलपुरम इसको बोलते हैं, इसने बनवाया था। के बड़े मंदिर स्थापित और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास के विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र में बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के लिए नहीं थे, बल्कि ये किसके लिए थे, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। कृषि और सिंचाई देखते हैं। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। साम्राज्य का प्रशासन, किसानों की बस्तियां, जो देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, किसानों की बस्तियां जो क्या कहलाती थी, उर कहलाती थी। सिंचित खेती के बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गाँवों के समूह को नाडू कहा जाता, गाँव के समूह को नाडू कहा जाता था, किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई शासकीय काम करते थे। देखो प्रशासकीय काम किया करते थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, विल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देख रेख में नाडू के कामकाज में अच्छा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान रूप से मुर्वेद वेलन, मतलब 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान मतलब बताया। अराइर, देखो अराइर क्या होते हैं, ये प्रधान जैसी उपाधि दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त होता था। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्से में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई। मतलब ढेरों ब्राह्मण बस्तियां जो थी अस्तित्व में आ गई। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है हमारा दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक। तुर्की का आक्रमण। अलप्तगीन गजनवी वंश का संस्थापक था। मतलब अलप्तगीन जो था गजनवी वंश का संस्थापक था, तुर्क राज्य से आता था। शुबुक्तुगीन भारत का पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक यही था, जिसका नाम मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण इसने किया था। ये प्रथम तुर्क शासक था। मोहम्मद गोरी भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक। प्रारंभ तुर्की शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो आपसे ये पूछ लेगा ना, प्रारंभ तुर्की शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि जब ये जो था ना मोहम्मद गजनवी, ये मतलब जीत गया यहाँ से, फिर उसके बाद ये यहाँ से चला गया था और इसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था यहाँ से शासन करने के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना दिल्ली सल्तनत का संस्थापना किया था। लेकिन अगर पूछेगा वास्तविक संस्थापक कौन था तो इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो लाहौर में बैठ के शासन करता था, दिल्ली पे नहीं आया था, क्योंकि उसको लगता था दिल्ली पे जाएगा तो दिल्ली के लोग इसको मार देंगे। तो वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो इल्तुतमिश। अगर उसके बाद पूछेगा दिल्ली मतलब कि स्थापना किसने की थी तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कौन आया, इल्तुतमिश आए, फिर रजिया बेगम आई। खिलजी वंश, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन तुगलक वंश, गयासुद्दीन आए, फिर मोहम्मद गौरी, फिरोज शाह, सैयद वंश आए, खिज्र खां, महमूद लोदी वंश, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत स्थापना हुई। देखो स्थापना कब हुई, 13वीं सदी के आरंभ में हुई। इसके साथ दिल्ली की एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर फैला था। दिल्ली के सुल्तान के बारे में जानकारी कैसे मिली, देखो अभिलेखों से मिले, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण जो होते हैं उससे मिला। भवन निर्माण के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है। मगर जो महत्वपूर्ण मतलब इतिहास था, इतिहास तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन। देखो तवारीख क्या है, बहुवचन है। तवारीख से क्वेश्चन आते हैं। तवारीख क्या होते हैं, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे थे। ये आपको इसके देखो लैंग्वेज की जगह अगर आप प्रीवियस ईयर जो मैंने कराया है डे 1 डे 2 करके उसमें देखेंगे तो उसमें इन्होंने लैंग्वेज क्या दे दिया था क्वेश्चन में, उर्दू। लेकिन
लेकिन इनकी लैंग्वेज याद रखिएगा फारसी थी। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वो न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। सैनिकों को वेतन दिया जाता था। किसान भी भू राजस्व तभी चुकाते थे जब वे खुशहाल और संपन्न हो। जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म के आधार, देखो जन्म सिद्ध अधिकार भी आपसे पूछ लेता है, ज्येष्ठ पुत्र अधिकार भी पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो मतलब कि राजा का बेटा जो बड़ा होता है वो राजा बनेगा। जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते औरतें हैं कुल मतलब कुलीन व्यक्ति को कुछ खास परिवार में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। मिनहाज सिराज, ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई उसके अनुसार महिलाओं को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। क्वेश्चन पूछता है किसने बोला था, तो मिनहाज सिराज ने बोला था ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई उसके अनुसार महिलाओं को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का विस्तार। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन मतलब रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेश पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूट मार पर ही नियंत्रण रहना पड़ता था। और दूसरा विस्तार देखते हैं हम लोग। दूसरा विस्तार जो है, दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुवत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारे। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को देहली ए कुहना कहते हैं, पुराना शहर कहा गया है। देखिए यहाँ पे कहा गया लिखा है। इस मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मीनार 3 सुल्तानों ने किया था। सबसे पहले किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर इल्तुतमिश ने, फिर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। देखो पूछता है आपसे ये जो था कुतुब मीनार के किसने बनवाना स्टार्ट किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर इल्तुतमिश ने और लास्ट में जो बनवाया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है। इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक का तो सबको याद रहता है लेकिन फिरोज शाह तुगलक का नहीं याद रहता है। मस्जिद क्या होता है, यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ ऐसा स्थान है जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना मतलब सजदा करते हैं, घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद जो होता है, जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी, वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ में नमाज पढ़ते हैं, मतलब सब लोग मिलकर एक साथ नमाज को पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए एक विद्वान पुरुष को मतलब इमाम, जिसको इमाम बोलते हैं, फिर नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश मतलब खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछता है, नमाज के दौरान मुसलमान कौन सी तरफ खड़े होते हैं, तो मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ये पूछता है मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है, तो किबला कहा जाता है। खिलजी और तुगलक वंश, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश और सामंत और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। देखो जो इल्तुतमिश था ना, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, गुलाम था। इन गुलामों को फारसी में बदगा कहा जाता था। क्या कहा जाता है, इन गुलामों को फारसी में बदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इनको किसके लिए खरीदा जाता था, तो सैनिक सेवा के लिए। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। मतलब जो गुलाम होते थे, क्योंकि उनको खरीदे रहते थे, वो लोग पूरी तरह से मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी उन पे भरोसा करते थे। सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। इलाके क्या कहलाते थे, इक्ता। उन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या फिर मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। अपने सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम जो थी मतलब सरी वो सैनिक में तनख्वाह के रूप में देते थे। क्या करते थे, वो कर जो लेते थे उसको क्या करते थे, ये तनख्वाह के रूप में देते थे। उस समय 3 प्रकार के कर थे। देखो उस समय 3 प्रकार के कर आपसे पूछ लेगा, कौन कौन से थे। कृषि पर जिसे खराज कहा जाता था, कृषि पे जिसको लिया जाता था उसको खराज कहते थे। किसान की उपज का लगभग 50% भाग मतलब इनको देना पड़ता था। अगर 100% होता था किसान का जो उपज, तो 50% इनको देना पड़ता था। इसको क्या कहते थे, खराज। मवेशियों पर तथा घरों पर, मवेशियों पर भी देना पड़ता था और घरों पर भी। अब अफ्रीकी देश देखते हैं। मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए इब्न बतूता देखा
देखा। इब्ने बतूता जो है वो कहाँ से आए थे, मोरक्को से आए थे। ने बतलाया कि सरदार की रक्षा व्यवस्था के बारे में दिल्ली सल्तनत ने 1526 ईस्वी तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। इसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे शक्तिशाली शासकों का मतलब उदय हुआ, जैसे अफगान, राजपूत, शेरशाह सूरी और मुगल साम्राज्य। अब हम अगला हमारा चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक, इनके बारे में। अब देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा वीडियो कैसा है। तो ये चैप्टर जो है चौथा, उसको देखते हैं। बाबर 1526 से लेकर 1530 तक। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा में राणा सांगा को इसने हराया था। देखो, दो युद्ध याद रखना। 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने। 1527 में खानवा जो था, खानवा में किसको हराया था, राणा सांगा को, क्योंकि राणा सांगा लोग ने इनको बुलाया था युद्ध के लिए और इन्होंने मतलब कहा था कि युद्ध में आप हमारी हेल्प करिए। राणा सांगा को, राणा सांगा ने इनसे कहा था। तब उसके बाद से मैं दिल्ली का शासक बन जाऊंगा तो आपको बहुत कुछ दूंगा। तो लेकिन जब ये बाबर था, इसने पहले से ये सोचा था कि भारत पे आक्रमण करेगा, लेकिन उसके बाद जब ये जीत गया पानीपत का युद्ध तो इसने राणा सांगा को राजा नहीं बनाया। तो इन दोनों में युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध 1527 में, याद रखना। राजपूत और उनके समर्थकों को हराया। दिल्ली और आगरा पर मुगल नियंत्रण स्थापित किया इसने। उसके बाद इसके बाद इसका बेटा आता हुमायूं। हुमायूं का कार्यकाल कब है, 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक। पिता की वसीयत में एक प्रांत मिला। शेर खान ने हुमायूं को 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में पराजय कर दिया था। और शेर खान कौन था, बाद में जाके शेरशाह सूरी के नाम से जाना गया। 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। फिर अकबर आता है। देखो, दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लेता है, वो वापस आके शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद आता हुमायूं, भाग जाता है वो। उसके बाद आता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, लाइब्रेरी से पढ़ता रहता है, उसका पैर फिसल जाता है, वो मर जाता है। फिर अकबर का कार्यकाल आ जाता है। 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का कार्यकाल था। 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बना। 1556 से लेकर 1570 के मध्य मालवा और गोंडवाना के सैन्य अभियान चलाए, रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। 1570, देखो 1570 में क्या किया इसने, 1570 से लेकर 85 के मध्य सैनिक अभियान चलाए इसने। गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा अभियान चलाया इसने। 1585 से लेकर 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार किया गया। उत्तर पश्चिम, देखो उत्तर पश्चिम पे हुआ, कंधार में हुआ, कश्मीर, काबुल, दक्कन और अहमदनगर पे हुआ। अब फिर जहांगीर का काल आ जाता है, अकबर का बेटा जहांगीर। 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियान को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों और अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। अब शाहजहां का काल आता है। 1927 से लेकर 1958 ईस्वी तक जो है वो शाहजहां का काल है। दक्कन में सैन्य अभियान, अहमदनगर के विरुद्ध अभियान, जिसमें बुलंदों की हार मतलब कि बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा इसने कर लिया। अहमदनगर को मुगलों के राज में मिला लिया। अहमदनगर को क्या किया, मुगलों के राज में मिला लिया। और औरंगजेब का काल आता है। शाहजहां का पुत्र जो था वो औरंगजेब। अब इसका काल आता है। औरंगजेब का जो काल मतलब इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इसका 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक था। उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई। अहोम जो थे वो हार गए। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीतिक और उत्तराधिकारी के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। मुराल साम्राज्य मतलब मुगल साम्राज्य आप समझिए। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। 17वीं शताब्दी से लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधित जो विचार लागू किए वो उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। मुगल कौन थे, देखो यहाँ पे मुराल हो गया, आप लोग मुगल देख लीजिएगा। मुगल कौन थे, ये ग बना लीजिएगा र। मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगी। मुगल कौन थे, मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वो मंगोल शासक थे। चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज्य करता था, उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वो ईरान मतलब पिता की ओर से ये लोग क्या थे, ईरान की तरफ से। और उसके बाद वो लोग मंगोल शासक जो थे चंगेज खान, उनके भी वंशज माने जाते हैं। और पिता की ओर से ये ईरान की तरफ। इराक व वर्तमान में तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 404 में हुई थी, उसके मतलब ये लोग वो माने जाते हैं।
वंशज। परंतु मुगल जो थे अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। मतलब ये लोग ये नहीं मानते थे कि हम मुगल या फिर मंगोल हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यह स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगिताओं उजबंगों से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल जो थे तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। मतलब ये लोग बोलते थे कि हम तैमूर के वंशज हैं। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। मुगल सैन्य, देखो मुगल सैन्य अभियान से क्वेश्चन बहुत आता है। प्रथम मुगल शासक बाबर ने 1526 से 1530 में 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी ये बना था। कहाँ पे बना? फरगाना राज्य का सबसे पहले ये उत्तराधिकारी बना। तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उजबेगों के द्वारा आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। 16वीं शताब्दी में बाबर ने पहली बार पानीपत की लड़ाई में युद्धों से तोप, देखो पहली बार पूछता है कौन यूज किया था तोप का, तो यही बाबर ने यूज किया था और गोलाबारी का इस्तेमाल किया था। उत्तराधिकारी, देखो उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकारी के नियम में विश्वास नहीं करती थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में शहादयात की मतलब कि मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को मानते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता को क्या किया? स्वीकार कर लिया। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। राजपूत जो है इनके एक अच्छा उदाहरण है। अनेक घरानों में अपनी पुत्रियों के विवाह कर उच्च पद प्राप्त कर लिया। जैसे कि जोधाबाई का शादी अकबर से हो गया, फिर उनके जो भाई थे पिता थे उनको अच्छी खासी पद मिल गई थी। परंतु मेवाड़ के सिसोदिया वंश ने लंबे समय तक मुगलों की सत्ता स्वीकार नहीं की थी। मतलब इनकार करते रहे, इन्होंने किया नहीं था। आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये सब पूछता है लाइन टू लाइन। मनसबदार और जागीरदार मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। मुगलों द्वारा क्या चलाई गई थी? ये श्रेणी व्यवस्था थी मनसबदारी, जिसके जरिए एक पद मतलब कि पहला पद होता था, फिर वेतन, फिर सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन उतना ही अधिक होता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते हैं, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। अंतिम वर्ष में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। जब्त और जमींदार। जो मुगल थे ना, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी मतलब कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थ के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदारी का प्रयोग करते थे। मतलब सबके साथ एक ही जैसा करते। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल, अकबर के जो राजस्व मंत्री थे टोडरमल, ये भी पूछ लेगा, ने 10 साल 1570 से 1580 के बीच में कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में राजस्व देना, यानी जो कर होता था उसको देना पड़ता था। प्रत्येक सूबे मतलब प्रांत हुआ को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर अगली सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। अकबर के बारे में देखते हैं। अकबर के शासनकाल इतिहास के 3 जिल्दों में लिखा हुआ है। अकबरनामा अकबर के पूर्वजों का बयान है। दूसरा अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरा आईने अकबरी, जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य और भूगोल का ब्यौरा मिलता है। अकबर की नीतियाँ। अबुल फजल के अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। साम्राज्य के प्रांत में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। अभी हमने बताया सूबे के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे।
प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार जो को अन्य मतलब अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी क्या होते थे, सैनिक वेतन अधिकारी। सदर जो होते थे धार्मिक और धर्मार्थ के लिए मतलब कार्यों का जो मंत्री होता था वो। फौजदार सेना नायक, और कोतवाल जो होता था नगर का पुलिस अधिकारी यानी कोतवाल जो था। अबुल फजल ने सुलह एक पूर्व विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की थी। अब हम देखते हैं, हमारा 5वां चैप्टर है जनजातीय, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इस चैप्टर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं, जनजातीय समाज। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समाज में मौजूद थे, मतलब कि उस टाइम पे जो समाज था और भी अलग तरह के समाज भी मौजूद थे, जिसे जनजाति लोग भी कहते हैं। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों से मतलब सुझाए गए सामाजिक, मतलब ब्राह्मणों के द्वारा जो वर्ण में बांटे गए, डराए हुए सुझाए गए सामाजिक थे ना, उसके नियम कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और ना ही कोई समान वर्गों में वो लोग विभाजित थे। मतलब इनको क्या बोलते हैं, यही जनजाति जो लोग थे, ये ब्राह्मणों के नियम भी नहीं मानते थे और ये लोग कोई कर्मकांड को भी नहीं मानते थे, उनके नियम के अकॉर्डिंग अपने वर्ड में बटे हुए भी नहीं थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन में जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविका, मतलब कि खेती से ही अपना सब कुछ करती थी, जीविका अपना खेती से ही चलाती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक, पशुपालक थे। कुछ जनजातियां खाना बदोश थी। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। जनजातीय लोग जो थे कौन थे, जनजातीय लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकारों, मुसाफिरों, देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, समकालीन इतिहासकारों, मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। आपसे पूछ लेगा कि लिखित जानकारी मिली, या फिर बोल देगा एक भी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन बहुत कम मिली है। जनजाति लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। इनका इलाका जो था प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। पंजाब में खोखर, देखो पंजाब में कौन सी जनजाति रहती थी? खोखर जनजाति 13वीं-14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में जो है गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। ये भी पूछ लेता है, गख्खर के जो मुखिया थे कमाल खान गख्खर, उनको अकबर जो था ना अपना मनसबदार बनाया था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी जिसको बलोच कहते थे। बलोच ये लोग अलग अलग मतलब मुखिया गडरियों की जनजाति रहती थी, गडरियों की जनजाति जो थी वो रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तरी पूर्वी भाग भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों पूरी तरह प्रभुत्व था। बिहार और झारखंड में 12वीं सदी तक सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ी, कोली, विरार तथा मतलब कि भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य प्रदेश में फैली हुई थी। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गौंड लोग जो थे तादाद में फैले हुए थे, गौंड जनजाति। खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे? खाना बदोश चारवाही अपने जानवरों के साथ दूर दूर घूमते रहते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पाद जो था उस पर निर्भर थे। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, ऐसी चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि विनिमय करते थे, मतलब बेचते थे। जैसे जानवरों को ऊन वगैरह और घी वगैरह ये सब बेचते रहते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। उनका कारवा जो था टांडा कहलाता था। उनका कारवा क्या कहलाता था? टांडा, बंजारा लोग का। कई पशुचारी, मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने, मतलब इनको पालने पोषने का भ्रमण ये लोग करते रहते थे। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर लोगों की आवश्यकताएं पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई, और दूसरी ओर कई जनजाति और सामाजिक समूहों का जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन के आधार पर बनी। अब हम लोग देखते हैं 11वीं-12वीं सदी आती तक इनका काम कैसा था। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। राज्यों की उत्पत्ति जनजाति लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई संबंधित है, मतलब इसके गहराई से जो है ये संबंधित है। नजदीक से एक नजर, देखो नजदीक से एक नजर देख लेते हैं। गौंड लोग गोंडवाना जो लैंड है मतलब नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। ये देखो याद रखना आप लोग, इनके नाम से स्पष्ट हो जाता है। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गौंड जनजाति कई छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय गौंड जो है कुछ बड़े गौंड राज जो थे गौंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। गढ़कटका के गौंड राज जो थे ना, ये 7,000 गांवों में रहते थे। यह एक समृद्ध राज्य था। गौंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता करने की चाहत हो गई। गौंड सरदार जो थे ना वो अपने आप को राजपूत मानने लगे थे। ये 70,000 गांवों में थे, मतलब ये 70,000 है, 7,000 नहीं 70,000 राजपूतों के रूप में मान्यता
सत्ता प्राप्त करने की चाहत हो। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए थे। उन्होंने भूस्वामी लोगों को पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की थी। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने कोच हाजो 1581 में राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया। इसके लिए 1530 के ही दशक में, इतने वर्षों में पहले ही इन्होंने किस चीज का यूज किया, आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, मतलब कि कुल में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। क्या कहते थे, याद रखना, खेल कहते थे इसको। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजाति देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। अहोम समाज कैसा समाज था, एकदम अत्यंत परिष्कृत समाज था। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं, ईश्वर से अनुराग, 6वां चैप्टर है हमारा। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते थे, तब नए विचार विकसित होने लगे। यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति के इस संबंध से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में मतलब यह व्यक्त है, विचार है कि सामान जो है ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में माना जाने लगा। मतलब ये लोग पूजा करने लगे थे इन लोगों की। दक्षिण भारत में भक्ति, नैनार और अलवार 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का मतलब कि आंदोलन जो थे वो आए थे। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनार वो जो थे जो शैव संत थे, और अलवार वो जो थे वैष्णव संत थे। ये संत सभी जातियों के थे। इनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझे जाने वाली, मतलब कि जो छूत वाली जाति थी, लोग मानते थे कि इनको नहीं रखना चाहिए, ये लोग भी इसमें शामिल थे, नैनारा और अलवार में। वे बौद्धों तथा जैनों के कटु आलोचक थे। ये लोग क्या करते थे, बौद्ध और जो जैन थे उनके कटु आलोचक थे, और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपना कर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेशन किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु थे, मतलब ये घूमते रहते थे। जहाँ वे किसी स्थान या गाँव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। दर्शन और भक्ति। शंकर भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से हैं, जिनका जन्म 8वीं शताब्दी केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य वह निर्गुण और निरंकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर, देखो शंकर जो थे ना, वो हमारे चारों ओर संसार को मिथ्या या माया माना है, मतलब झूठा माना है। संसार का परित्याग करके संन्यास लेने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। रामानुजम 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। रामानुजम जो है ये 11वीं शताब्दी में कहाँ पैदा हुए थे, तमिलनाडु में। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। रामानुज ने विशिष्ट दैत्यवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग अलग सत्ता बनाए रखती है। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय जो था विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति। महाराष्ट्र के संत जो थे 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में का सबसे महत्वपूर्ण जो थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। देखो तुकाराम का नाम आता है। शुखाबाई जैसी स्त्रियां, देखो शखुबाई जो थी स्त्री, ये इनका नाम है, शखुबाई स्त्रियां, जो चोखा मेठा का परिवार है, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पढ़रपुर में विट्ठल विष्णु, मतलब विष्णु का एक रूप, पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तित्व देव ईश्वर संबंधित विचारों पर केंद्रित थे। इन सब संतों कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन के पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया तथा दूसरों के दुखों को बांट लेना जरूरी समझा। मतलब इन्होंने ये बताया कि सामाजिक अंतर जो है, जात पात का कर्म कांड, इसको इन्होंने नहीं माना। इन्होंने दूसरों का दुख बांट लेना यही बहुत बड़ा मतलब कर्म बताया। मंद की सेवा करना, मतलब जरूरतमंद जो होता है उसकी सेवा करना, इससे नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। इस्लाम और सूफीज़म, देखो यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है इस्लाम और सूफीज़म से। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्होंने अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को स्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति
और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून मतलब शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं का विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया गया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विदर्श कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत अस्वीकार कर दिया था, मतलब अस्वीकार कर दिया था। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना प्रियतमा के साथ जुड़े रहता है, दुनिया का बिना प्रभाव किए। तो ये लोग भी ऐसे ही जुड़ा रहने चाहते। औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, चिंतन, रक्ष, नीति, चर्चा, सांस पर नियंत्रण, सूफी सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव, मतलब कि इन लोगों का क्या हुआ, विकास होता गया। ऐसे ही 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा मोइनुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बदानवाज गिशु दराज। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। उत्तर भारत में जो धार्मिक बदलाव हुआ 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। उनमें कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने भी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार किया, मतलब कि इस सबको वो लोग नहीं मानते थे। जैसे कबीर हो गए और ये मतलब गुरु नानक हो गए, ये लोग इस चीज को नहीं मानते थे। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्वान विश्वास तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन सबके पहुंच लाने का प्रयत्न किया। देखो, तुलसीदास सूरदास मानते थे, लेकिन जो ये गुरु नानक थे और कबीर ये नहीं मानते थे। असम के शंकरदेव ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। इस परंपरा में दादू, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। कबीर जो थे ना 15वीं सदी में एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। बाबा गुरु नानक, कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक जो थे 1469 से लेकर 1539 तक तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में इनका जन्म हुआ था। बाबा गुरु नानक ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने के लिए पहले कई यात्राएं की। धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहा जाता है। देखो, पहले उसको क्या कहा जाता था, धर्मशाला, फिर आज इसको किस नाम से जानते हैं, गुरुद्वारा। लंगर की शुरुआत की थी, इन्होंने ही लंगर की शुरुआत की थी। सिखों के पवित्र ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है उसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, तो ये जो है ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। जैसे मुस्लिम लोगों का जो है वो कुरान है और हमारे जो है वो गीता है। तो इस तरह से अगला हमारा चैप्टर है 7 चैप्टर, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण लोगों का वर्णन करने का सबसे समान तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। प्रत्येक क्षेत्र के कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं। वे समय के साथ साथ बदलती हैं और आज भी बदल रही हैं। ये विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। चेर और मलयालम भाषा का विकास महोदयपुरम के चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। शासक और धार्मिक परंपराएं अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का अर्थ क्या है? जगन्नाथ का अर्थ दुनिया का मालिक, जो विष्णु के पर्यायवाची हैं। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ, देखो इनकी ये क्वेश्चन पूछता है कैसे बनता है। आज तक जो है जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा ही बनाई जाती है, जिससे कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय मतलब देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा जो थे अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया। सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता जो है वो बढ़ती गई। राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं। ऐसे अनेक समूह थे जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। राजपूतों ने राजस्थान को विस्तृत संस्कृति प्रदान की है। ये सांस्कृतिक परंपराएं यहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई है।
लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा है। पृथ्वीराज एक ऐसा शासक था जिसने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया गया मगर पीठ नहीं दिखाया। जैसा कि तराइन के युद्ध में वो फर्स्ट जो था युद्ध उसको जीत गए थे, सेकंड में वो हार गए थे, मैंने बताया आपको। और वो भी मतलब जयचंद की वजह से हारे थे। और वो मोहम्मद गोरी जो था वो इनके साथ मतलब कि ढंग से वो नहीं लड़ा, छल के साथ किया, तो इसलिए वो जीत गया, वरना ये जीतता नहीं। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक शब्द जो था इसका मतलब है कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य बना। शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक के रूप में आख्यान लोक नाट्य प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। इसकी प्रस्तुति में किलस्ट तथा दूत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण, अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। तमिलनाडु भारतनाट्यम, देखो तमिलनाडु में क्या भारतनाट्यम, केरल में कथकली, उड़ीसा में ओडिसी और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। संरक्षकों के लिए चित्रकला देखते हैं। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र जो थे ये छोटे आकार के होते हैं, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। फिर से देख लीजिएगा, आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। और प्राचीनतम लघु चित्र ये ताड़ अथवा लकड़ी के तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इनमें जो डिफरेंस है दोनों चित्रों में। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह ने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियों से चित्रित थी। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी। उनमें दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य, सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तन, दीवार, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। बंगाल में लोग हमेशा बंगाली मतलब बांग्ला ही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम मतलब शताब्दी के मध्य में क्या हुआ था, संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से हुई उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्य के संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संस्कृत भाषा का प्रभाव बढ़ता गया। ब्राह्मणों के बसने से सांस्कृतिक प्रभाव अचक प्रबल हो गए और चीनी यात्री युन सॉन्ग जो थे यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। पीर और मंदिर। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग स्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे कि मतलब हम आराम से रहें, यहाँ के जो राजा हैं रक्षा करें और हमें मतलब खाने पीने का जो भी हो व्यवस्था कराएं। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेता ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। खेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। खेह और आदर से इन्हें लोग क्या कहते थे? पीर। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और धार्मिक महानुभाव पीरों की पूजा पद्धति बहुत लोकप्रिय हो गई। तब बंगाल में 15वीं शताब्दी के मध्य वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जीरो पर रहा। उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। मछली भोजन के रूप में परंपरागत भोजन संबंधित आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। बंगाल एक नदी मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों को भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। अगला हम देखते हैं, हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। इसको देखते हैं। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का गठन हुआ। मुगल साम्राज्य। परवर्ती मुगलों के लिए 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट खड़ा होने लगा था। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए समाज के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च किया था। साम्राज्य के प्रशासन की शुरुआत कुशलता समाप्त होने लगी। सूबेदार के रूप नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यकाल पर नियंत्रण रखते थे।
धीरे धीरे सूबेदार ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण कायम किया और राजनीतिक और आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदार को स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी। औरंगजेब के उत्तराधिकारी औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे इस बदलाव को रोक ना सके। इसी दौरान ईरान के शासक नादिर शाह और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। नए राज्यों का उदय अब हम लोग देखते हैं। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े बड़े प्रांतों के सूबेदार और बड़े बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। जैसे जैसे मुगल शासक जो थे उनका पतन होने लगा। पहला अवध था, बंगाल, हैदराबाद जैसे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे, अब ये लोग अलग से मतलब क्या अपना राज्य बनाने लगे थे। राजपूत प्रदेश शामिल थे। तीसरे मराठों, सिख तथा जाटों के राज्य भी आते थे। पुराने मुगल प्रांत देखो, पुराने मुगल प्रांत देखते हैं हम लोग। पुराने मुगल प्रांतों जो मुगल प्रांत थे जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 प्रमुख राज्य थे। पहला जो था हैदराबाद देखो, हैदराबाद जो था ना, निजाम उल मुल्क आशफ जाह 1724 से लेकर 1748 में जिसने हैदराबाद राज्य का स्थापना किया था। निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद का स्थापना किया था। कब इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1724 से लेकर 1748 तक। मुगल बादशाह फर्रुखशियर के दरबार में एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था ये। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई और बाद में इसको कहाँ बनाया गया? उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया और राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था इसके पास में। अवध देखते हैं अब हम लोग अवध के बारे में। अवध की स्थापना देखो, बुरहान उल हक शहादत खान को अवध का मतलब सूबेदार इसने नियुक्त किया था। उसके बाद इसने क्या किया? मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें से यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धिशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। बुरहान उल हक ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे की राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामले एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। अगला जो था बंगाल। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रति नियुक्त थे ये, और राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण इन्होंने जमाया। राजपूतों की वतन जागरी देखो, बहुत से राजपूत घराने विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था से विशिष्टता के साथ सेवारत थे। बदले में उन्हें अपने मतलब वतन जागीर पर पर्याप्त स्वायत्तता और आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। आज़ादी हासिल करना सिख। अब सिख का हम लोग देखते हैं। 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिख ने अपने आप को पहले जत्थों और बाद में मिसलों से संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाई। अगला जो था वो है मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज था जो मुगल का लगातार विरोधी करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी का कार्यकाल कब से कब तक था? 1627 से लेकर 1680 तक। ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। शिवाजी ने प्रायद्वीप मुगलों को चुनौती मतलब हमेशा देते रहते थे एवं अन्य सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात पेशवा अपनी सेवाएं देते थे। अगला जो है वो जाट है। जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ किया। दिल्ली और आगरा के आसपास के अभिरक्षक बन गए। पानीपत तथा बल्लभगढ़ शहर व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। तो ये चैप्टर पूरा समाप्त होता है, मतलब ये क्लास 7 का पूरा एनसीईआरटी समाप्त होता है। अब हम क्लास 8 की देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।